नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। कैसा संयोग है कि रेखा का जन्मदिन 10 अक्टूबर है तो अमिताभ बच्चन की जन्मतिथि 11 अक्टूबर। रेखा अमिताभ से 12 साल छोटी हैं। दोनों ने अंतिम बार 1981 में फिल्म सिलसिला में साथ काम किया था, लेकिन 41 बरस बाद भी अमिताभ और रेखा की जोड़ी उतनी ही मशहूर है जितनी 1976 से 1981 के बीच थी। अमिताभ और रेखा की जोड़ी की लोकप्रियता को आज की युवा पीढ़ी भी अच्छे से महसूस करती है, जिनका तब जन्म भी नहीं हुआ था जब इन दोनों की फिल्में धूम मचाती थी। आज 40 साल के युवा ही नहीं, 20 साल के युवा और 14 साल के किशोर भी जानते हैं कि अमिताभ और रेखा के मायने क्या हैं। इन दोनों को पर्दे की एक बेहद शानदार जोड़ी के रूप में तो जाना ही जाता है। दोनों ने कई यादगार और सफल फिल्में साथ की, लेकिन इनकी जोड़ी रियल लाइफ की अपनी प्रेम कहानी के लिए भी जानी जाती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो चाहे पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अमिताभ और रेखा की ये एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये प्रेम कहानी 40-45 साल पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी है। तब भी इसकी चर्चा दबे सुरों में होती थी और आज भी। अपने लंबे खामोश सफर के बाद आज भी उसकी गूंज बरकरार है। यूं फिल्म संसार में प्रेम कहानियों की कोई कमी नहीं। पहले पर्दे पर प्यार करते करते कितने ही जोड़े सच में प्यार कर बैठे, लेकिन उनमें से कुछ ही विवाह बंधन में बंधकर जीवन साथी बन सके, जबकि कुछ की प्रेम कहानियां कुछ दूर तक चलकर दम तोड़ गई। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे जो चाहे शादी करके एक नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रेम गाथा अमर हो गई। ऐसी अमर प्रेम कहानियों में जहां सबसे पहले राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी थी, वहां उसी कड़ी में फिर अमिताभ और रेखा की कहानी आ गई। अब राज कपूर और नरगिस दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी आज भी अमर है। ऐसे ही अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी को भी वक्त की परतें बरसों बरसों तक धुंधला नहीं कर सकेंगी। यूं तो अमिताभ की रेखा से पहली मुलाकात उनकी जया भादुड़ी से शादी से पहले 1972 में ही हो गई थी। दरअसल तब एक निर्माता GM रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने अमिताभ और रेखा को लेकर एक फिल्म शुरू की थी, अपने पराये। लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद यह फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को रेखा के साथ लेकर यह फिल्म दुनिया का मेला नाम से बनकर 1974 में प्रदर्शित होकर फ्लॉप भी हो गई। रेखा और अमिताभ का 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम के कारण साथ बना, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं, राजेश खन्ना की नायिका थी। इसीलिए अमिताभ और रेखा के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। इस तरह तब तक अमिताभ और रेखा एक दूसरे के लिए अनजान से रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1976 में निर्माता टीटू और निर्देशक दुलाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में लिया। यहाँ दिलचस्प ये था कि फिल्म में इनके चरित्रों के नाम भी अमित और रेखा ही थे। इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, लेकिन उनका रोल नेगेटिव टच वाला था। रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं रहती थी। हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही वो काम किया करती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे, पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी। दूसरा 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिट हो चुकी थी। सावन भादो के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्मा,
धर्मात्मा, धर्म कर्म, कहते हैं मुझको राजा, प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिमी गरेवाल के टीवी शो में बताया था, जब मुझे पता लगा कि अमित जी ने दो अनजाने साइन की है तो मैं थोड़ा डर गई थी। हालांकि कुछ मामलों में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन तब वो अपनी फिल्म दीवार से काफी सफल हो गए थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमने कभी साथ बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं काफी नर्वस थी, पर मैंने उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर होने की अपनी धारणा को बदला। सेट मेरे लिए फिर कभी खेल का मैदान नहीं रहा। रेखा तब अमिताभ से किस तरह प्रभावित होती है, इस पर उन्होंने कहा था कि मैं पहले किसी आम इंसान से कभी प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं ये सोचकर हमेशा उलझी रहती थी कि कैसे एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगने लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी इंसान से पहले कभी नहीं मिली। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाइयां हो सकती हैं। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा यकायक कैसे बदल गई। इस पर रेखा का कहना था, मैं तब अपने डायलॉग भूल जाती थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बात सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। मुझे लगा यही वो इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेनी है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूँ कि मैं भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वो एक ऐसे शिखर अभिनेता हैं जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना देखकर ही रेखा उनसे प्रभावित हो गई, और इतनी प्रभावित कि अमिताभ के प्रति उनकी भावनाएं प्यार में बदल गई। असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई तब वो 22 साल की थी और अमिताभ 34 साल के। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी होता तो ऐसा होना संभव था। एक बार अपने दौर के नामी हीरो प्रदीप कुमार ने कहा था, आखिर हम इंसान ही हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर नायक और नायिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो अंतरंग दृश्यों में दोनों भावुक हो ही जाते हैं। बाद में यही सब प्यार में भी बदल सकता है। इधर अमिताभ और रेखा की ये प्रेम कहानी भी कुछ ऐसे ही संकेत देती है कि इसकी शुरुआत चाहे रेखा से हुई, लेकिन अमिताभ भी अपनी युवा अवस्था में उनके मोहपास से बच नहीं सके। इधर जिन दिनों उनका फिल्मी कैरियर तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहा था, उन्हीं दिनों फिल्मी पत्रिकाओं में आए दिन ये खबरें सुर्खियों में रहती थी कि अमिताभ और रेखा के बीच रोमांस चल रहा है। ये दोनों शूटिंग के बाद रेखा की एक दोस्त के घर में अलग से चुपचाप मिला करते थे। एक दिन हरिवंश राय बच्चन से एक इंटरव्यू में पूछ ही लिया गया कि ये अमित जी के बारे में जो खबरें छपती रहती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है। इस पर वो बोले, शुरू में हम भी ऐसी खबरों से विचलित हो जाते थे, लेकिन अब हम ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देते। अब हम समझ गए हैं कि कुछ फिल्मी पत्रिकाएं ऐसी ही बेसिर पैर की मसालेदार खबरों और गॉसिप पर चलती हैं। हालांकि अमिताभ और रेखा के रोमांस की खबरों का बाजार 1980 तक तो काफी गर्म रहा। जया बच्चन भी इन सबसे काफी परेशान रही। यह भी छपता रहा। इसी दौरान जनवरी 1981 में फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मेरी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा
तीनों से मुलाकात हुई। मैंने जब जया जी से बात की तो उनके हाव भाव में जरा भी कहीं नहीं लगा कि वो विचलित हैं, दुखी हैं। मेरे साथ भी उन्होंने एकदम खुश मन से खिलखिलाते हुए बात की। उधर कुछ देर बाद जब इनकी टीम सिलसिला की आउटडोर शूटिंग के लिए किसी फार्म हाउस के लिए निकल रही थी, तब मैंने रेखा और जया बच्चन को भी बहुत ही सहज भाव से बात करते सुना। रेखा ने जया से मुखातिब होते हुए जब उन्हें दीदी भाई कहा तो मैं चौंका कि ये क्या कहा। वहां किसी से पूछने पर पता चला कि रेखा शुरू से जया को दीदी भाई कहकर बुलाती रही हैं। बाद में शूटिंग यूनिट में से किसी ने बताया कि रेखा जी जया जी को उनकी शादी के पहले से जानती हैं। अमिताभ और रेखा के प्रेम संबंधों की खबरों के तूफान का सिलसिला फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद धीरे धीरे थमता गया। कुछ बरस बाद रेखा ने दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश गुप्ता से मार्च 1990 में शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो रेखा पर कई तरह के आरोप लगे। उधर रेखा मुकेश के निधन के बाद जब अपनी मांग में फिर से सिंदूर के साथ प्रकट हुई तो अमिताभ और रेखा के प्रेम प्रसंगों को फिर हवा मिल गई। फिल्म सिलसिला की बात करें तो ये फिल्म 14 अगस्त 1981 को प्रदर्शित हुई थी। उम्मीद थी कि ये फिल्म टिकट खिड़की पर धमाल कर देगी, लेकिन फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया, जबकि फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय होता गया। असल में सिलसिला फिल्म में पहले अमिताभ के साथ परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को लिया गया था, लेकिन उन दिनों अमिताभ और रेखा के प्रेम संबंधों के चर्चे हर जुबां पर देखते हुए फिल्मकार यश चोपड़ा ने अंतिम पलों में अपना निर्णय बदल लिया, क्योंकि ये फिल्म भी पति पत्नी और वो की कहानी पर आधारित थी। यश चोपड़ा ने अमिताभ को जब कहा कि मेरी इच्छा है कि इस फिल्म में तुम्हारे साथ परवीन की जगह रेखा और स्मिता की जगह जया को लिया जाए। बताते हैं कि यश चोपड़ा की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन चौंक गए। वो बोले, क्या कह रहे हैं आप क्या समझते हैं कि जया इसके लिए तैयार हो जाएंगी? तो यश जी ने कहा, सब कुछ मुमकिन है। रेखा से मैं बात करता हूँ, जया से पहले तुम बात करो, फिर मैं भी करता हूँ। फिर सच में वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यश चोपड़ा का जादू कुछ ऐसा चला कि कश्मीर में परवीन और स्मिता की जगह रेखा और जया सिलसिला की शूटिंग कर रही थी। हालांकि फिल्म से जुड़े एक बेहद खास व्यक्ति ने बताया था कि जया जी सिलसिला में काम करने के लिए इसी शर्त पर तैयार हुई हैं कि अमित जी इसके बाद रेखा के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करेंगे। उस बात पर तब तो सहसा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ कि सिलसिला दोनों की एक साथ अंतिम फिल्म साबित हुई। सिलसिला के बाद जहां रेखा 80 फिल्में कर चुकी हैं, वहीं अमिताभ सिलसिला के बाद तकरीबन 150 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों की साथ में तब से लेकर अब तक कोई और फिल्म नहीं आई, यानी सिलसिला के बाद सिलसिला टूट गया। साल 2014 में मुंबई में एक मुलाकात के दौरान अमिताभ बच्चन से पूछा, आपकी रेखा के साथ पर्दे पर जोड़ी सुपरहिट रही है, लेकिन आपकी 1981 के बाद अभी तक कोई और फिल्म क्यों नहीं आई? इस पर अमिताभ ने बिना कुछ ज्यादा सोचे जवाब दिया, कोई ऐसी कहानी मिली ही नहीं जिसमें हम दोनों को साथ लेकर काम करने का प्रस्ताव मिला हो। यदि कभी कोई ऐसी कहानी आई, कोई अच्छा प्रस्ताव आया, तो उनके साथ फिल्म जरूर करेंगे। इधर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ प्रेम संबंधों को कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि रेखा विभिन्न मंचों पर कभी हंसी मजाक में तो कभी गंभीरता से या कभी दबे रूप से, कभी दर्द भरे गीत गजलों से तो कभी किसी और तरह से अपने संबंधों को जाहिर करती रही हैं। यहाँ तक कि पिछले करीब 42 साल से वो अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहनती रही हैं। पहली बार 1980 में वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ नजर आईं तो बहुतों को लगा अमिताभ और रेखा ने कहीं गुपचुप शादी तो नहीं कर ली। सन 1984 में
फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में रेखा से जब पूछा गया कि अमिताभ ने तो उनके साथ अपने अफेयर की बात को नकारा है, इस पर रेखा ने जवाब दिया, ऐसा वो अपनी छवि, अपने परिवार और बच्चों के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। बस अगर उन्होंने ये बात मुझे अकेले में कही होती तब मैं निराश होती। मिस्टर बच्चन आज भी पुराने जमाने के हैं। वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, तो फिर अपनी पत्नी को दुखी क्यों करेंगे? हम इंसान हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में जब रेखा से पूछा कि 10 फिल्मों में काम करने के दौरान आपको क्या अमिताभ से मोहब्बत हो गई, तब रेखा ने कहा था, ये तो बचकाना सवाल है। मैं आज तक किसी ऐसे आदमी, औरत या बच्चे से नहीं मिली जो उनसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत ना करता हो। फिर मैं इस बात से इनकार क्यों करूं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती? बेशक करती हूँ। दुनिया का सारा प्यार ले लीजिए और उसमें कुछ और भी जोड़ लीजिए, इतना प्यार मैं उनसे करती हूँ। हालांकि रेखा ने एक बार स्टारडस्ट पत्रिका को दिए अपने एक इंटरव्यू में अपना दर्द भी बयां किया था। रेखा ने उस इंटरव्यू में कहा, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अमित जी ने निर्माताओं को साफ कह दिया है कि वो मेरे साथ अब कोई फिल्म नहीं करेंगे, पर मुझसे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वो बोले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझसे मत पूछो। मैं उनकी इस बात से दुखी हुई। तब मैं खूबसूरत फिल्म की शूटिंग कर रही थी। आप नोटिस करेंगे कि फिल्म के आखिरी हिस्से में मेरे हाथ में 2 अंगूठियां नहीं हैं। वो मुझे उन्होंने ही दी थी, जिन्हें मैं कभी नहीं उतारती थी, सोते समय भी नहीं। पर जब हम अलग हुए तब मैंने वो अंगूठी उन्हें लौटा दी। अब इतना कुछ सामने आने पर भी कहने को क्या रह जाता है? फिर ये भी कि यदि अमिताभ रेखा के बीच कभी कुछ नहीं था तो अमिताभ सार्वजनिक समारोह में उनके सामने आने से इतना क्यों बचते या झिझकते हैं? रेखा फिल्म समारोह में जया बच्चन से मिलती हैं, अभिषेक ऐश्वर्या से मिलती हैं, लेकिन रेखा अमिताभ के पास पहुंचे उससे पहले ही वो जल्दी से इधर उधर होने लगते हैं। इतने बरसों में रेखा किसी समारोह में अमिताभ के पास एक ही बार पहुंच सकी, जब मुंबई के पृथ्वी थिएटर में 10 मई 2015 को शशि कपूर को फाल्के सम्मान से नवाजा जा रहा था। इधर हंसी मजाक के बीच रेखा ने अमिताभ के प्रति अपनी दीवानगी तब भी व्यक्त कर दी जब वो 2021 में इंडियन आइडियल में आई। शो में होस्ट जय भानुशाली ने किसी बात पर कहा कि किसी ने किसी औरत को किसी शादीशुदा आदमी के लिए इतना पागल होते हुए देखा है। इस पर रेखा ने मस्ती के मूड में भानुशाली को टोकते हुए कहा, मुझसे पूछिए ना। होस्ट ने क्या कहा? इस पर रेखा अगले ही पल हंसते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रेखा ने अपने इन 2 छोटे से वाक्यों में बहुत कुछ कह दिया था। सन 1986 में BBC उर्दू के एक इंटरव्यू में उनसे कुछ गाकर सुनाने को कहा गया तो रेखा ने मेहंदी हसन की एक गजल गाकर अपना दर्द कुछ यूं छलकाया था। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। लेकिन अमिताभ ने साहिर लुधियानवी के शब्दों को ही अपनाना बेहतर समझा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।